चलो देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र, है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। कहता क्या है कि मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। सचित्र, जहाँ देखिए सचित्र आ गया ना, वहां पर समझना है कि चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बना के उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानव में श्वसन क्रिया होता कैसे है वो समझेंगे। इसके पहले हम श्वसन का डिफिनेशन बताए हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बताए, वायवीय और अवायवीय, यानी ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सिक श्वसन। ये दोनों में अंतर बताए। अब वही है कि श्वसन क्रिया जो होता है ना, उसका वर्णन करना है, वो भी चित्र के साथ, है ना। ये आपको चित्र दिख रहा होगा। देखिए, कहता क्या है कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप निर्माण ऊर्जा की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। यानी समझना है कि जो श्वसन कहते किसको है कि भोज्य पदार्थ का, यानी भोजन का, जो हम खाना खाते हैं उस भोजन का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, यानी ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप निर्माण ऊर्जा। इधर देखिए, भोजन हम जो लेते हैं वो भोजन टूटता कैसे है? ऑक्सीजन के माध्यम से। अरे बात समझ में। तो भोजन जब हम खाना खाए और ऑक्सीजन हमारे पेट के अंदर गया, उस भोजन को तोड़ के ग्लूकोज के रूप में बनाता है। तो जो भोजन को तोड़ा, वो तोड़ने का काम कौन किया? ऑक्सीजन। वही कहता है कि फल स्वरूप निर्माण, अब ऑक्सीजन तोड़ा भोजन को, तो भोजन जब टूटता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अरे ग्लूकोज टूटता है, इससे पहले मैं क्लास में बताया इक्वेशन के कि जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसके बाद जल बनाता है और ऊर्जा देता है। यही इसी क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। ए लड़का, इधर आओ। तुमको दिमाग नहीं कि तुम्हारा क्लास का बच्चा इसमें बैठा हुआ है? आओ उधर, बुला के ले आओ, बैठेगा। अब देखिए होता है क्या, श्वसन क्रिया के दौरान जो हम भोजन ग्रहण किए, वह भोजन किस रूप में पेट के अंदर रहता है? ग्लूकोज के रूप में। वेरी गुड, ग्लूकोज के रूप में। वो किस रूप में पेट के अंदर रहता है? ग्लूकोज के। वो ग्लूकोज किसको बुलाता है? ऑक्सीजन को। आओ और हमको तोड़ दो। ऑक्सीजन के से अब क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यही क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, चलो बढ़िया से जाओ। अरे जी, तो कह रहा है कि आओ उधर है। कहाँ है? उधर हो। नहीं आ रहा है सब? कौन कौन है? सब तो है। देखिए, श्वसन जो तंत्र है ना, उसमें प्रमुख अंग भाग लेता है। श्वसन तंत्र में जितने अंग भाग लेते हैं, सबका देखिए आपका नाम लिखा हुआ है ना। अभी हम समझाते हैं फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहला जो अंग भाग लेता है ना श्वसन, सांस लेने की क्रिया के दौरान कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वही भाग हम लिखवाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नासा गुहा या नाक। इसको हम नाक कह सकते हैं या नासा गुहा कह सकते हैं। तो नाक को देखने में आपको क्या लगता है? नाक देखते हो तो देखिए, इसमें नासा गुहा है। ये जो है ना, ये नासा द्वार, ये जो है ये गोल टाइप का दिख रहा है ना, ये वाला, ये है नाक। आपका क्या है? नाक। नाक के अंदर इसने रहता है। ठीक है, तो वही कहता है कि नाक जो है ना, वह श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। यानी पहला अंग कौन होता है श्वसन तंत्र का? नाक। अरे सबसे पहले सांस लेते हो तो कहाँ से? नकवे से ना हवा लेता है जी अंदर। तो हम लोग प्रारंभिक अंग होता है श्वसन तंत्र का, और नाक होता है, जिसमें 2 छिद्र होता है। 2 छेदा है का नाक में सबके? कोई के वो है? देखो तो। अरे एगो इन्ने बिल किया है, एगो इन्ने है ना जी। 2 छेद है, 2 छिद्र होता है ना नाक में। अब इसमें मत देखो कि 2 छिद्र है, ऐसे आप नाक में देखो ना, आपका नकवे में 2 छिद्र होता है। 2 छिद्र होता है।
उसी छिद्र की सहायता से हम हवा को कहाँ लेते हैं, अंदर लेते हैं। नासा द्वार, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। नाक में 2 बिल्की होता है, यानी छेदा है ना, 2 गो छेदा है ना जी, 2 गो छेद होता है। और उसी छिद्र की सहायता से हम हवा को कहाँ लेते हैं, अंदर लेते हैं। नासा गुहा के दीवार पर क्या पाया जाता है, बाल। कहे थे ना, कल बताए थे इसके पहले क्लास में, नकवा में क्या होता है, बाल। अब बाल छछन्नी का काम करता है, जितना धूल कन जाता है उसको क्या करता है, छानने का काम करता है। वही कहता है जो हानिकारक जीवाणु एवं धूल कण को शरीर के अंदर जाने से वह रोकता है। समझ में आया। श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन होता है, नाक या नासा द्वार। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है नासा द्वार। देखिए नासा द्वार कहाँ तक आता है, देख रहे हो आपको, फेफड़ा जो है न, सॉरी, दोनों तरफ वहां तक आता है ना, हृदय तक। आगे देखो, ग्रसनी, अगला है ग्रसनी। पहला श्वसन तंत्र का अंग क्या था, नाक या नासा द्वार। नासा द्वार फिर से एक बार, नासा द्वार श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। आ रहा बात समझ में, नासा द्वार श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, है ना, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। और वही छिद्र की सहायता से हम हवा को शरीर के अंदर करते हैं। नासा द्वार में यानी नाक में बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल। वो बाल का जो कार्य है वो क्या है, धूल कण और जीवाणु को अंदर जाने से रोकना। बोलो कोई दिक्कत है। अगला है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है कि नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को क्या कहते हैं हम, ग्रसनी। यानी नासा गुहा के आगे, देखिए नासा गुहा के आगे, ये नासा गुहा है ना, देखिए नासा गुहा, तो इसके आगे ये आ रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, बोलो, इसी को कहते हैं हम ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। आए हुए हैं तो अभी बैठने के लिए कहो। हाँ, कौन सा आए हुए है, मिथिलेश है, उनको हम 3 दिन बोले थे अल्टरनेट ना, रेगुलर आ गए हैं। बैठेला बोलो, बैठेला बोलो, तो आधे 10 मिनट में जा रहा है सर। संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। स्वर नली, अब देखिए ग्रसनी समझ गए, स्वर नली समझिएगा। स्वर नली जो होता है ना, वो आवाज का केंद्र होता है। यही स्वर नली की सहायता से हम बोलते हैं, हमारा आवाज निकलता है। आ रहा है बात समझ में जी। अब देखिए, फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है। यह फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है। आगे देखिए समझ में आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर नली कहते हैं। स्वर नली को क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु। ये जो स्वर नली है ना, ये आवाज का क्या है, केंद्र बिंदु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आवाज के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, स्वर नली बोलेंगे। फैरिक्स जिस छिद्र बिंदु द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। देखिए बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्वर नली कहते हैं, उस स्वर नली को केंद्र बिंदु कहा जाता है आवाज का। आगे है कि फैरिक्स जिस छिद्र बिंदु के द्वारा खुलता है उसे क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स में खुलता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिससे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक ढक्कन होता है, यहाँ पर यह मार्का साइन लगा दिए ना, यहाँ पर आ रहा बात समझ में, वहां पर एक ढक्कन होता है। ढक्कन का क्या काम है कि जो हम खाना खाते हैं ना, यहाँ पर नहीं होता है, उसके ऊपर होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है जी, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, बात समझना, ये मुंह है ना, ये मुंह है, अरे मुंह हुआ है नहीं ना, तो इमें जैसे ही खानवा खाए ना, तो ढक्कनवा बंद हो जाता है, जिसको एपिग्लॉटिस इसका नाम है ढक्कन के। जैसे ही खानवा खाए, ये क्या हो गया,
बंद हो गया। तो जब बंद होता है ना, तो खाना कहाँ आ जाता है? नीचे। आ रहा बात समझ में? और जब खाना नहीं खाते हैं तो ये खुल जाता है। देख लो भगवान कितना विचित्र विचित्र चीज हमारे शरीर के अंदर बनाया है। ये एपिग्लोटिस है, यहाँ लगा होता है ढक्कन के रूप में, खाना खाए एपिग्लोटिस बंद, और जब खाना नहीं खाते रहते हैं तो एपिग्लोटिस खुला रहता है। होता काहे है ऐसा? कभी कभी आप देखे हो, मान लेते हैं कि खुल जाएगा, खाना खाने के दौरान खुल जाए तो एक आध गो भतवा आगे चल जाएगा ऊपर, तो नकवा में घुस जाएगा, कहते हैं कि सड़क गया। कभी कभी सड़कता है खाना खाने के बाद। तो जब खाना खाते हैं ना, तो वही एपिग्लोटिस से खुल जाता है कभी कभी। तो कभी खुलता है ना, तो एक आध चावल उवल नाक में चल जाता है, कहते कोई नाम लेते सड़क गया है। समझ में आ गया? ये किसका काम है? यही ढकनवा का काम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। अरे बात समझ में? अब सड़क गया तो ये नहीं ना कहोगे कोई नाम ले लिया है, तुम्हारा एपिग्लोटिस खुल गया है। बंद रहता है तभी तो भातवा ऊपर नहीं जाती, खुला रहेगा भात खाओगे तो पता है सब नकवा में चल जाएगा जी। आधा नकवा में जाएगा, आधा पेटवा में जाएगा, बार बार सड़केगा। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। आगे, जिसका कार्य भोजन को स्वर्ण नली में जाने से रोकना है। अभी ना बताए, अब इसका कार्य क्या है? कि भोजन स्वर्ण नली में न जाए, वहां जाने से रोकना है। वहां जाएगा तो सड़क जाएगा, कोई दिक्कत है? आगे, ब्रोंकाई, भाग लेने वाला कौन कौन है श्वसन तंत्र में? सबसे पहला नासा गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा स्वर्ण नली, और चौथा ब्रोंकाई। बोलो कोई दिक्कत है? आगे देखो, हाँ देखो, ब्रोंकाई जो है वो स्वर्ण नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए, स्वर्ण नली जैसे यहाँ से आगे बढ़ा ना, तो आगे बढ़कर ये वक्ष गुहा में पहुंचता है, और यहाँ से देखिए ये दो भाग में बट गया, एगो इधर आया, बोलो, एगो इधर आया, एगो इधर गया। ये कहाँ में पहुंचता है? फेफड़ा में। आपको दोनों तरफ फेफड़ा होता है, समझ गया ना? आगे देखो, विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। प्रत्येक भाग में एक फेफड़ा होता है। ब्रोंकाई जहां जाता है ना, ये इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों को क्या कहते हैं हम? ब्रोंकाई। प्रत्येक भाग में एक गो फेफड़ा होता है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? याद हो जाएगा ना? अब क्या लब, जाओ, हो गया खत्म। अब जाएगा तब पागल है क्या? जाओ, चलो जाओ सो। चलो देखिए, इसे हम पहले जो पढ़ रहे थे कि मानव में श्वसन तंत्र है ना, तो मानव में श्वसन तंत्र कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 5 नंबर, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो है कि मनुष्य का जो, देखो सॉरी, मनुष्य नहीं, मतलब मानव में श्वसन तंत्र, हम सिर्फ पढ़ रहे थे मानव में श्वसन तंत्र, यानी मानव किस चीज से सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है, न कि नाक से, है ना? वो सांस लेता है फेफड़ा से। तो उसी तरह से मनुष्य के छोड़ के अन्य जीव जो है वो किस चीज से सांस लेते हैं, उनका श्वसन तंत्र क्या है, ये हम आज देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो देखिए, हम सबका एकदम मतलब कि फेफड़ा जिसका जिसका श्वसन तंत्र है वो सब हम लिखवा दिए। देखिए, मानव जो है वो किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। मानव के जैसा ही शेर भी जो है वो फेफड़ा से सांस लेता है। याद रखिएगा, मानव के श्रेणी में कौन कौन आ जाता है, ऐसे ही याद करना है। मानव की श्रेणी में मानव, शेर किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। सांप, सांप भी हम लोग के जैसा ही है, हम लोग के जैसा नहीं हो, उसका श्वसन तंत्र हम लोग के जैसा है, वह फेफड़ा से सांस लेता है। फिर उसके बाद पक्षी, जितने पक्षी हैं, पक्षी का मतलब ये नहीं है कि मतलब, पक्षी का मतलब कोई भी पक्षी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से लेता है। पूरे पक्षी समूह की बात हो रही है। चूहा, ये भी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। अब याद हो गया होगा, बिना देखे हुए आप बोल सकते हो कि मनुष्य की श्रेणी में आने वाला जीव जो फेफड़ा से सांस लेता है वह है मानव, शेर, सांप, पक्षी, चूहा। मानव, शेर, सांप, पक्षी, चूहा। आ गया बात समझ में? फेफड़ा से सांस लेता है। आगे देखेंगे, मछली जो है वह गलफड़ा
या गिल्स से सांस लेते हैं। गलफड़ा या गलफड़ा को ही कहते हैं गिल्स। मछली किससे सांस लेता है? गलफड़ा या गिल्स से। गलफड़ा या गिल्स, मछली गलफड़ा या गिल्स से सांस ले। याद करना पड़िए ये क्या हम इसमें समझाएं, कुछ समझाने वाला थोड़े है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट वन लाइनर है, मछली गलफड़ा या गिल्स से, मत लिखो, नहीं समझ में आएगा, है ना। इससे अच्छा है कि घर पर जाके वीडियो देख के और उसको लिख लेना। यहाँ सिर्फ समझ लो, घर पर लिख लेना, क्या कोई दिक्कत है? अगर लेट आ रहे हो तो जो पहले आया है वो तो लिख लिया है, लेट आए हो आप घर पर लिख लेना। समझे रहोगे ना तो घर पर लिख लोगे, याद हो जाएगा, एकदम कंफर्म कर रहे हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी जो है वो एक जीव है ना। ऑक्टोपस वो किससे सांस लेता है? गिल्स से। ठीक है, आगे देखेंगे। मच्छर, मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच। कॉकरोच से सब लोग, कॉकरोच से बड़ा लोग डरता है, लड़की लोग ज्यादा कॉकरोच से डरती है। नहीं जी, कॉकरोच से लड़कियां ज्यादा डरती है, हम ही कितना डरते हैं कुछ से नहीं। मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच। मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच ट्रैकिया से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच, छोटा छोटा एकदम समझना, कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा जो है, मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। मनुष्य, सांप, शेर, पक्षी, चूहा फेफड़ा से सांस लेता है। अरे बात समझ में। उसके बाद क्या था? गलफड़ा, मछली गलफड़ा या गिल्स से सांस लेता है। ऑक्टोपस गिल्स से। इतना समझ में आ गया। मेढक, मेढक जो है ना गलफड़ा से भी सांस ले लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है। त्वचा कौन होता है? स्किन जो ये है ना, ये त्वचा है, इससे भी सांस लेता है। कौन? मेढक। ठीक है, आगे केचुआ। केचुआ कौन कौन देखा है? चलो देखा है केचुआ? कहाँ देखे हो केचुआ जी? चेरा, चेरा, चेरा सब लोग जानता है। चेरा जो है वो केचुआ आता है। चेरा के नाक मुंह नहीं होता है कि सांस लेवेला, वो स्किनवा से लेता है, त्वचा से अपना सांस ले लेता है। अरे बात समझ में। यानी मेढक और चेरा जो है त्वचा से सांस लेता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं हम लोग, है ना, मिटा के। ठीक है, डस्टर चलिए बताइएगा, फेफड़ा से कौन कौन सांस लेता है? फेफड़ा से मानव, शेर, पक्षी, सांप, चूहा। ठीक है, समझ में आया। गलफड़ा या गिल्स से सांस कौन कौन लेता है? मछली और ऑक्टोपस, मछली और ऑक्टोपस, याद हो गया है। उसके बाद है ट्रैकिया से सांस कौन कौन लेता है? मच्छर, कॉकरोच। मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच किससे लेता है सांस? ट्रैकिया से। याद हो गया है। उसके बाद क्या लिखवाए थे? मेढक त्वचा या गलफड़ा से, सॉरी फेफड़ा से, फेफड़ा, हाँ फेफड़ा से। कौन? मेढक। ठीक है, और कुछ था? केचुआ त्वचा से सांस लेता है। याद हो गया ना। चलो देखो आगे। अब जो सांस लेने की जो क्रिया है ना, श्वसन क्रिया, उसमें क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन को लेते हैं। एक आती हो तो काहेला बैठोगी, चलो बैठो, लेट मत आओ। अरे हमको 3 बजे हम उठ जाते हैं ना तो हमको नींद नहीं लगता है। मेरे अंदर कौन सा बीमारी आ गया है, एकदम नींद टूट जाएगा 3 बजे ना, तो फिर नींद हमको नहीं लगता। हम चाहते हैं कि सोए, लेकिन नींद न लगता है तो सोए काहेला। हम 3 बजे से मोबाइल में हम वीडियो देखते रहते हैं। अब वीडियो कौन वीडियो? पढ़ाई लिखाई वाला देखते हैं, तो सब पढ़ाने के लिए रहता है ना, हम उसका वीडियो देखते हैं कहीं कहीं से खोज के। जैसे पढ़ाना था ना हमको, हम ये चीज पढ़ के आए हैं, आपको रियलिटी बता रहे हैं, ये चीज हम स्टडी किए हैं और तब आपको आके पढ़ा रहे हैं। क्यों? हम ये जानते हैं कि क्या होता है, हम पढ़ के इसलिए आते हैं ना, कि ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट दे।
हम कहीं से आए कुछ भी करके, आपको क्या चाहिए कि सर ऐसे समझा दे कि दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए, ये चाहिए कि ऐसे समझाए कि एकदम ऊपर ऊपर बाउंस हो जाए, हर चीज उस समझ में आ जाए। हम मेहनत करते हैं और आप लोग क्या हो कि टाइम जब करता है, अरे 5:30 बजे आओ ना, 5 बजे एकदम साफ हो जा रहा है। अभी पहले आओगे अच्छा सीखोगे, कुछ मिलेगा। देखो, जब सांस लिया जाता है तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बात समझिए। हम हवा के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं ना, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास। कह सकते हैं ऑक्सीजन को लेना। जब ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं? प्रश्वास। अरे बात समझिए। अब बताइए, ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, जब फिर से रिवाइंड कर रहे हैं पीछे वाला क्लास में, ऑक्सीजन को हम अंदर लिए, खाना जो हम खाते हैं वो खाना किस रूप में रहता है पेट के अंदर? वेरी गुड, ग्लूकोज के रूप में रहता है। ग्लूकोज किसको न्योता दे रहा है कि आओ? ऑक्सीजन को, आओ हमको तोड़ दो। तो जब ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन, तो क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। बस समझिएगा, जल का आपको शरीर में काम है, लेकिन जल भी निकलेगा। कितना जल रखोगे? पसीना के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। बात समझिए, जल का आपको जरूरत है, तो जो जरूरत है आपका शरीर रखता है, और जो जरूरत नहीं है उसको निकाल देता है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद ऊर्जा का तो हमें बेहद जरूरत है। ऊर्जा न निकले जीवन भर तो आओ बढ़िया है ना, कि खूब एनर्जी फुल हमेशा रहेंगे, खाना खाए के जरूरत नहीं पड़ेगा। जो एक बार खा लिए और ऊर्जा भर गया और नहीं निकलेगा अगर ऊर्जा, तो कहियो खाना खाए के जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऊर्जा निकलता ही है ना। तो जो हमें ऊर्जा की बेहद जरूरी है, तो आप उसको लेते। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई हमें जरूरत नहीं है। जो बना ये आपके लिए घातक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर बन रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको कहते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इसको बाहर निकालना, इसको अंदर लेना। बात समझिए, ऑक्सीजन को लेना, सांस लेना। बात समझ में आ रहा है? और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को लेना यानी सांस लेना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना यानी सांस छोड़ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है ना, प्रश्वास है, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो है उच्छ्वास है। लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं हम श्वासोच्छ्वास। भेज रहे हैं, इसमें से पढ़ा देते हैं, लेट आते हो ना इसलिए पढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इसमें 3 डिफिनेशन, बाकी कल हम पढ़ाएंगे। इसमें एक डिफिनेशन ये हम बताए, उच्छ्वास क्या है बताए, एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से श्वासोच्छ्वास क्या है वो बताए। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम अपना लैंग्वेज में हम बता रहे थे आपको समझाने के लिए, दिमाग में ठोकने के लिए। लेकिन हमारा एग्जाम में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे? ये देखो, एग्जाम में नंबर पाने के लिए कितना बच्चों को हम देखते हैं, केमिस्ट्री भी चेक करते हैं, इक्वेशन नहीं लिखेगा, जितना लिखवाएंगे उसमें से आधा लिख देगा। और इसी वजह से ना एग्जाम में नंबर कट जाता है सर। ये हम जो लिखवाए हैं ना, इसको एकदम भरपूर माध्यम से पूरा लिखो ना, एक भी नंबर तुम्हारा इधर से उधर नहीं होगा। देखिए, वही चीज लिखवाए है, प्रश्वास क्या लिखवाए हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान हवा का, यानी हवा का नासिका से होते हुए, हवा नाक से होते हुए कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में। कहाँ पहुंचता है? अरे नाक तो एक दरवाजा है, लेकिन हवा को खींच कौन रहा है? फेफड़ा। हवा को खींच रहा है फेफड़ा, लेकिन फेफड़ा खींच रहा है, लेकिन नाक एक दरवाजा है, उससे होकर हवा पार करेगा। हम डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लेते हैं हवा, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। तो फेफड़ा तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का जो
फेफड़ा तक पहुंचा कौन? हवा। उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फेफड़ा के दीवारों में स्थित रक्त कोशिका। अब देखिए, जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचा ना फेफड़ा तक, अब फेफड़ा से ऑक्सीजन डायरेक्ट जाएगा सब शरीर के सभी अंग तक, फेफड़ा तक ऑक्सीजन आया, ठीक है। अब हमको गोड़ में जाना है, नाक में जाना है, शरीर के पूरा अंग में जाना है, तो कैसे जाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जाएगा रक्त के माध्यम से, खून से। वो रक्त कोशिका में जाकर ऑक्सीजन क्या होगा? मिल जाएगा। और रक्त कोशिका जो है ना, शरीर के चारों तरफ फैला हुआ है ना, रक्त हमेशा चल रहा है आपके शरीर में। जब कोशिका में मिल जाता है ऑक्सीजन ना, तो रक्त हमेशा चल रहा है। आपको ना अगर विश्वास है तो जिंदा आदमी को नरेटिव काटना देखना, अगर खून का काट मत देना सर, देखे ऐसे बोल रहे हैं ना, मदारी वाला ना है, तू सबके काट देगा, तू जिला देता है ना, तू सब काट देगा तो चल जाएगा। जिंदा आदमी का जब नेटिव काटोगे ना, खून का फफकार मारेगा। क्यों? क्योंकि खून रनिंग में होता है, और जो मरा हुआ आदमी होता है ना, उसमें खून नहीं चलता है, ठीक है। तो वही जो रक्त के माध्यम से शरीर की अन्य कोशिका तक पहुंचता है, कौन? देखिए, रक्त कोशिका के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिका में जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। हीमोग्लोबिन समझते हो ना, रक्त में मिला हुआ रहता है, जिसके वजह से रक्त का रंग जो है लाल होता है। अगर एग्जाम में आए कि किस वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है, अब बैठो उधर, अब समय यहाँ पर आ रहे तब रक्त का रंग लाल होता है। आगे है इसी में पैराग्राफ चेंज करके, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता, अच्छा ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जी, ऑक्सीजन का कोई यहाँ बातें नहीं बनता है। ऑक्सीजन सही बोल रहे थे, हम ध्यान नहीं दिए, अभी पढ़ा रहे थे, हमें ध्यान है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो एक हार्मोन है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो पेड़ पौधा में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ है, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो जाने के बाद वो हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। बात समझिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर गया ना, वो किससे मिलेगा? हीमोग्लोबिन के से मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उसी को ना कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिला, तो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिला क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोलो कोई दिक्कत? कंप्लीट है? समझ में आया पूरा? कल हम बताएंगे उच्छ्वास, फिर बताएंगे श्वासोच्छ्वास, फिर बताएंगे दहन और क्या था, ज्वाला नहीं, केमिस्ट्री में था, श्वसन और दहन में अंतर बताएंगे। फिर है श्वसन में दहन, श्वसन और दहन में अंतर, और चैप्टर खत्म। कल उम्मीद रखिए कि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, बड़ा तनिक होता ना जी। चलिए बाकी जाइए, स्टार्ट है। चलो देखिए, हम लोग कहाँ पर थे? प्रश्वास। प्रश्वास में क्या होता था? हम शरीर के अपने मुंह के द्वारा, हम सॉरी मुंह नहीं, नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को कहाँ करते थे? फेफड़ा तक पहुंचाते थे, है ना। अब फेफड़ा फेफड़ा हवा को हीमोग्लोबिन में मिलाकर शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी सांस लेने की क्रिया क्या कराती थी? प्रश्वास। क्या कराती है? प्रश्वास। अब है उच्छ्वास, दूसरा क्या है? उच्छ्वास, है ना। तो उच्छ्वास देखिए कि श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2, देखिए जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अरे जो भोजन हम करते हैं, भोजन ग्लूकोज के रूप में आता है, ऑक्सीजन को न्योता मिलता है, ऑक्सीजन आकर उसको तोड़ता है, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यही ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर निर्मित हो रही है, वो पुनः किसमें मिल जाती है? हीमोग्लोबिन में। अब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो खून के साथ यह मिला होता है, यानी आपके रक्त के साथ हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है ना। आ रही बात समझ में? जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है ना, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा। जिसका शरीर पीला पड़ जाएगा ना, तो आप चेक कराओगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगा। हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में अच्छा है
तो आप तंदुरुस्त हो, आप हेल्दी हो, आप मजबूत हो, है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा जहां कमेगा आप क्या हो जाओगे, आप कमजोर पड़ जाओगे, है ना। देखो देखते हो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जब कमजोरी आता है तो शरीर पीला पड़ने लगता है, पता है ना। तो क्या, जो खून में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन कम जाता है, जिससे शरीर क्या होता है, पीला पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ा तक आता है। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वह कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिल गया, किसके साथ मिला, हीमोग्लोबिन के कारण मिला, और फिर वो कहाँ आया, फेफड़ा तक। अरे बस समझ में। और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ करेगा, नाक भी करेगा, और नाक के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को क्या कहते हैं, उच्छ्वास। अरे सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकालते हैं जी, और सांस लेते हैं तो CO2 लेते हैं। अब के तो मारते मतलब फोड़ देते अगर कहता कि जी सर, हम तो फंसा ही ला करवे किए थे कि देखो हम शरीर के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं, और उच्छ्वास के माध्यम से हम उसको ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया। क्या होता है, शरीर के अंदर जो हमारा CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, और वो फेफड़ा तक आया, और फेफड़ा क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से छोड़ दिया। जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहते। देखिए ऑक्सीजन जब मिल रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे थे, लेकिन यहाँ वहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है, तब ना शरीर का अन्य कोशिका तक जाता है, प्रश्वास में जी। लेकिन उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी और हीमोग्लोबिन, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं किसको, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बोलो कोई दिक्कत। यानी हीमोग्लोबिन किससे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनेगा। कोई दिक्कत। एक होता है श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास यानी सांस लेना, उच्छ्वास यानी सांस छोड़ना, ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गई। इधर का एकदम क्लियर है, बोलो कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को नहीं ना। चलो आगे देखो, आगे हमारा जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन। अगर आपको देखना है ना, तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ है जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन बताते हैं स्टोमाटा के माध्यम से, है नहीं सब। तो जंतु में श्वसन जो है ना, बस समझिएगा कि सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होता है। तो सूक्ष्म जीव में श्वसन जो होता है ना, वो किस माध्यम से होता है, विसरण विधि से। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जंतु में श्वसन किस विधि से होता है, विसरण प्रक्रिया से। सूक्ष्म जीवों में श्वसन किस प्रक्रिया से होता है, विसरण की प्रक्रिया से। अब आई बात कि सर विसरण क्या होता है, नहीं समझ में आया। तो विसरण क्या होता है, देखो आपको बोलने से पहले हम लिखे हुए रहते हैं ना, कि तुमको डाउट हो, उससे अच्छा है कि उसका आंसर आ जाए, है ना। तो विसरण देखिए, विसरण किसे हम कहते हैं, कि जब कोई चीज, कोई भी चीज हो जाए, वह उच्च सांद्रता, उच्च मतलब ऊंचा, अधिक, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का मतलब आप गाढ़ा पतला कुछ ऐसा कर, उच्च सांद्रता यानी ज्यादा गाढ़ा, ठीक है। इसका भी बर्थडे है, खुश रहो, हैप्पी बर्थडे, है ना।
इसे रोज चॉकलेट खिया भी रहो सब, एक मंच लाई है एकदम जी है। चलो देखो, रोज एगो मंच खाने को मिलता है, स्कूलवा में रोज लगता है सब, कोई ना कोई के बर्थडे रहबे करता है। नाव रखिया भाई, सुंदर रहता है। देखो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारग में झिल्ली को पार कर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण। अच्छा ये बताइए, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारग में झिल्ली को पार कर जाता है, वह क्या कहलाता है? विसरण। अच्छा, अर्ध पारग में झिल्ली क्या होता है? देखिए, अर्ध पारग में झिल्ली जो है ना, अगर किसी चीज को पार कराया जाए ना उस झिल्ली से, एक अर्ध पारग में झिल्ली, वैसे झिल्ली को कहते हैं जिससे कुछ अंश पार करता है और कुछ अंश पार नहीं करता, उसको हम कहते हैं अर्ध पारग में झिल्ली। जैसे अगर अर्ध पारग में झिल्ली, देखो अर्ध पारग में क्या अगर बात किया जाए तो एक शीशा जो ले लो, दीवार पर रगड़ दो और उससे लाइट गुजारो, आधा लाइट जाएगा और आधा नहीं जाएगा। तो वैसा ही झिल्ली होता है, जो उससे कोई अगर कोई चीज पार कर रहा है तो आधा पार करता है और आधा पार नहीं करता है, उसी को कहते हैं हम अर्ध पारग में झिल्ली। तो वही कहता है कि अर्ध पारग में झिल्ली को पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? विसरण। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि सर ये बताइए, क्या त्वचा अर्ध पारग में झिल्ली है? जो हमारे शरीर का ये त्वचा है तो क्या यह अर्ध पारग में झिल्ली है? यस या नो बोलो। इसका जवाब होगा हाँ, जो त्वचा होता है वह अर्ध पारग में झिल्ली होता। अच्छा बताओ, त्वचा अगर अर्ध पारग में झिल्ली नहीं होता तो शरीर में तो पानी भी है और खून भी है। शरीर में जब पूरा गर्मी लगता है तो पानी तो निकलता है, लेकिन खून निकलता है क्या? निकलता है जी। तो अगर खून नहीं निकलता है तो हम कह सकते हैं ना कि सर जो त्वचा है ना वो अर्ध पारग में झिल्ली है, जिससे पानी तो पार कर जा रहा है लेकिन खून नहीं कर पा रहा, इसलिए वह अर्ध पारग में झिल्ली है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? शरीर का त्वचा क्या है? अर्ध पारग में झिल्ली। अर्ध पारग झिल्ली किसको कहते हैं? जो कोई चीज जो है, जो कोई भी बिलियन हो चाहे कुछ भी हो, कुछ पार करता है और कुछ अंश पार न कर पाता है, वह अर्ध पारग में झिल्ली होता है। बोलो कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, इसको दो तरह से पूछ सकता है कि कार्बन, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, कैसे? कोई दिक्कत? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बड़का भैया का नाम है कार्बन डाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं हम लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना एक जहरीला गैस है। तुम लोग पूछो सर कैसे? हम यहाँ तक पढ़ते हैं, तुम यहाँ पढ़ो खाली, कैसे बता रहे हैं, सबर करो। कहाँ कहता है वो प्रचार उचार कर, सबर करो भाई, है ना? आगे देखो, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना उसको प्राण घातक गैस क्यों बोलते हैं? अब पूछ देगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन प्राण घातक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राण घातक गैस कहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि बच्चे याद क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे ऑब्जेक्टिव में आप थ्योरी अगर आप याद रखते हो ना, आपका ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जो चैप्टर पढ़ा दिए
इस चैप्टर में अगर थ्योरी पर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो अगर जिस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना, तो आप इस थ्योरी से आप 40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव छूटेगा, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखाए जाएंगे वहां से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस माना जाता है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो यह जो शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, सबके शरीर में हीमोग्लोबिन है, नहीं रहेगा तो आप जी नहीं सकते हैं। हीमोग्लोबिन खत्म कि तू खत्म, समझ गया ना। तो हीमोग्लोबिन सबके शरीर में, बड़ा चंगा पंगा दिख रहा है ना, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन, टाइ टाइ फिश, है ना, समझ गया। देखो, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है, कौन कौन करता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब अभिक्रिया करके यह एक अम्ल बनाता है, क्या हुआ ना, मन लग रहा है ना, अच्छा लगता है पढ़ाते हैं तो। वे सब कहती थी कि समझ में नहीं आता है सर पढ़ाते, अब आवा ही समझ में, सही में अब आता है, पहले नहीं आता होगा, नवा में नहीं आता था जी। अच्छा, नहीं आता था पहले, आता था जी, इतना समझ में आता था 9th क्लास में, किसी को बताओ तो। 9th पढ़े हो ना जी तुम लोग, इतना बायोलॉजी समझ में आता था वहां, यहाँ आ रहा है। आसान है चीज, है ना, उतना नहीं आता होगा वहां, बोल सकते कि नहीं आता, क्यों नहीं आता, रीजन दो। हम पढ़ाने वाले बदल नहीं गए हैं, आप लोग बदल गए हैं, रीजन क्या है बता रहे। वहां 9वां में बोर्ड का एग्जाम है, इग्नोर करके चलता है। 10वां में लड़का पढ़ता है, बैक टू बैक मेहनत करता है, इसलिए समझ में 10वां में ज्यादा आता है। ठीक है, वहां भी अगर आप मेहनत करते तो आपको अच्छा ज्यादा आता। टीचर भी मेहनत नहीं कर पाते हैं, रीजन क्या है, पूछता है लड़का ना पढ़े तो टीचरों ना पढ़ावी उतना, है ना जी, ये होता है। अब देखिए, जैसे ही अभिक्रिया करेगा ना ये हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक अम्ल बनाएगा जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल शरीर के अंदर जब बनेगा ना, इतना खतरनाक ये अम्ल है ना कि ऑक्सीजन के जाने से मना कर देगा, रोक देगा। ये एकदम दरमान है, ये मौत का यमराज है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे ही गेट पे खड़ा रहेगा ना, कहेगा कि ऑक्सीजन चल भाग, इतना ना बरियार है ना कि ऑक्सीजन को आने ही नहीं देगा, और शरीर के अंदर जितना कोशिका है ना सबको मार देगा। कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बताइए, शरीर का कोशिका पता है क्या होता है, कोशिका आप 9th में हम पढ़ाए थे, आपको पता है कि जिस प्रकार बिल्डिंग को अगर उठाने में बनाने में ईंट की आवश्यकता है ना, उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण करने में कोशिका का आवश्यकता होता है। कोशिका अहम भूमिका निभाती है। अब बताइए, घर में ईंटें नहीं है तो घर कहाँ रहेगा, तो शरीर में कोशिका नहीं है तो शरीर कैसा, खत्म। तो ये सभी कोशिका को मार देता है और ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। यह शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, प्राण घातक गैस। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया जी, आ गया। चलो चलो, देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन आप लोग जान रहे हैं, अभी पढ़ाए हैं। दहन भी आपको पता है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए होंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, पढ़ाए ना, दहन और ज्वाला नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो श्वसन और दहन में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर लिखने का देखो ये तरीका बेस्ट है, हम सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। अंतर जो है, देखो अब क्या कुछ बच्चे करेंगे ना कि ये 2 लाइन में गया, ये 1 लाइन में गया, कितना बचा, चौथा यहां से लिख देगा, आई बच्चों चौथा नीचे आ गया। सामने सामने नहीं हो पाता, अच्छा नहीं देखने में लगता है। ये जो है इतना सामने है, हाँ, रोहित 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 कहाँ है, खेल रहा होगा ऊपर, नहीं पढ़ रहा है कुंदन,
क्लास में ऊपर देखो, ये इतना सीधे है कि लाइनिंग खिंचा सकता है इससे। हो रहा है कि नहीं, देख लो। ठीक है, तो श्वसन और दहन में अंतर, अगर किसी चीज का अंतर पूछे तो एक स्टेप लिखना है, किसी में और इसमें निम्नलिखित अंतर है, और इसमें मतलब श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। कुछ भी पूछे तो एक तरफ श्वसन और एक तरफ श्वसन जो होता है ना, ये सजीवों में होता है। सांस कौन लेता है? सजीव या निर्जीव? सजीव। सांस कौन लेता है? सजीव। अब दहन जो है, लहकने की क्रिया सजीव में होती है कि निर्जीव में? निर्जीव में। बेंच लहकेगा, कुर्सी लहकेगा, कागज लहकेगा, चिपकी लहकेगा, केरोसिन लहकेगा, पेट्रोल लहकेगा, डीजल लहकेगा, जो चित्र लहकाओ ना, निर्जीव। और लहकेला तो आदमियों लहक जाता है। तो लेकिन दहन की जो क्रिया होती है ना, वो किसमें होती है? निर्जीव। अरे कोई बात होगा तो फैक्ट पर बात ना होगा, लहकने के लिए तो कुछ भी लहक सकता है, लेकिन लहकने का काम किसका है? आदमी के कि लकड़ी के? खाना जब चूल्हा बना तो आदमी झोंक झोंक के बनाई तो रहो, लहका लहका के, है वही ना करे, जब लहकवे करेगा, है ना। आगे, यह एक जैविक क्रिया है। जो श्वसन है, जैविक क्रिया मतलब यह जीवों में होने वाली क्रिया है श्वसन, लेकिन दहन जीव में होने वाली क्रिया है। यह एक रासायनिक क्रिया है, रसायनों से होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं केमिकल। ठीक है, दो समझ में आ गया? दो आया समझ में? श्वसन सजीव में होता है, दहन निर्जीव में होता है। श्वसन जैविक क्रिया है और दहन रासायनिक क्रिया है। कोई दिक्कत हुआ अंतर में? याद हुआ, दिमाग में सेट हुआ? कभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो फिर से एक बार लो। यह श्वसन जो है वह सजीव में होता है, दहन निर्जीव में होता है। श्वसन जो है जीव में ना होता है जी, जैविक क्रिया है, और दहन जो है वो रसायनों के द्वारा होता है, यानी रासायनिक क्रिया। दो दिमाग में गया? अगला देखो, श्वसन जो है जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। एक नियंत्रित प्रक्रम है, सांस लेना जो है ना एक नियंत्रित प्रक्रम है, एकदम मतलब कि बैलेंस बना हुआ है। कोई ऐसा अभी कर रहा है सांस लेने में अनियंत्रित हो रहा है, ऐसा अनियंत्रित होगा, पता है क्या होता है? और क्या हो लो, ले चल ले चल ले चल, उठा उठा के, थोड़ा नहीं कर रहे हैं। अनियंत्रित प्रक्रम होता है तो यही ना होता है जी, जिसे मनुष्य में या श्वसन क्रिया में नियंत्रित न होकर अनियंत्रित प्रक्रम हो जाए। अभी नियंत्रित है, सांस ले रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, अब कोई से सांस लेवे लगे, अब ओकरा क्या कहेगा आदमी? बाप रे बाप, ले चले तो ऑक्सीजन की कमी होगा। होता है कि नहीं होता है? तो लेकिन यह क्रिया अनियंत्रित प्रक्रम है। कौन? दहन। आग लगता है तो नियंत्रित रहता है, आग नियंत्रण में रहता है किसी का? बोलो कि हाँ सर लहक रहा है नियंत्रण में। जितना उसको ज्यादा ज्वलन ताप मिलेगा उतने ज्यादा वो लहकेगा, ठीक ना। तो श्वसन की क्रिया जो है नियंत्रित प्रक्रम है, लेकिन दहन की क्रिया अनियंत्रित प्रक्रम है। समझ में आया? तीनों याद हुआ? तीन को याद हो गया? अगला चौथा है श्वसन मंद दहन का। देखो, श्वसन भी एक प्रकार का दहन है, श्वसन क्रिया के दौरान भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो जब ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि दहन है, लेकिन धीरे धीरे मंद दहन, धीमे धीमे हो रहा है। आ रहा बात समझ में? यानी मंद मतलब धीरे, यानी श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। लेकिन दहन जो है ना, आग धीरे धीरे लगता है, वो एकदम हाँ फाइन फाइन लगता है ना, यह तीव्र प्रक्रिया होती है। हम लोग कोई दिक्कत? तो हम लोग तनी चैप्टर खत्म हो गया है, हो गया कि नहीं? हो खुशी की बात है। तो यह नाम पर कल तनी आधा आधा किलो मिठाई लेके आना है। चैप्टर खत्म हो गया ना जी, एक को मिला सकते हो ना के जगह पर हाँ होते ना, सब देवे पैसा ले, मुस्कान नहीं दे।